हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वीबीटी थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये मैं आपको उपसहसंयोजी यौगिक से समझाऊंगा, जो कि चैप्टर जो आपका 3 रहता है 11th क्लास में, या चैप्टर 4 में प्यारे बच्चों वीबीटी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। वीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वो तो समान यौगिकों के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, जिसे मतलब वो दोनों कोरिलेट हैं, एक दूसरे से संबंधित ही है, लेकिन यहाँ संयोजकता बंध सिद्धांत जो है हम समझाने वाले हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक को लेकर समझाएंगे। ठीक है, जिसको किसने दिया 1930 में, एल पॉलिंग ने। किसने? एल पॉलिंग ने 1930 में दिया था संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा नाम यदि कोई पूछ दे आपसे कि वीबीटी का पूरा नाम, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। पॉलिंग ने अध्ययन किया उपसहसंयोजी यौगिक का और उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे कोई भी हम उपसहसंयोजी यौगिक यहां पर लेकर चलते हैं, आपके पास है प्यारे बच्चों क्रोमियम, और इसके साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया, जिसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एमीन कहते हैं। इसके 6 परमाणु और 3 पॉजिटिव आयन है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा है ऑलरेडी। इसको यदि अध्ययन कर विभिन्न जो स्थिति प्रस्तुत किया, मतलब जो भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें सबसे पहला ये बताया कि जैसे हमारे पास ये यौगिक है और इसमें जो क्रोमियम है वो है केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु में जो लिगेंड, जैसे यहां पर अमोनिया जो है आपका वो लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उसके संख्या में लगभग समान ऊर्जा के रिक्त संकृत कक्षक होने चाहिए। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जब लिगेंड से लोन पेयर लेगा तो उसके पास समान ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। किसने बताया? पॉलिंग ने बताया। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, मैं एग्जांपल भी यहां पे समझाने वाला हूं। जैसे क्रोमियम है प्यारे बच्चों, ये क्रोमियम 24 है, क्रोमियम 24 है। ठीक है, लेकिन जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है, मतलब क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 21 है। क्रोमियम के पास कितने हैं? 21 हैं। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3s2, ठीक है, 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18, 3 बचा इसके पास। तो 3D में जाएगा, 3D में जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? तो आपका जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ने 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। और इसका अंतिम कोष 4s तक पहुंचता है, तो 4s और 4p आपके रिक्त रहते हैं। वो कैसे? तो देखिए, आपको पता है कि ये जो है 3D भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा। तो प्यारे बच्चों 3D के पास कितने हैं ऑर्बिटल्स? तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। ठीक है, s के पास 1 ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इसके पास खाली हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कक्षक खाली हैं। देख पा रहे होंगे 6 ऑर्बिटल खाली हैं। इसलिए इन 6 ऑर्बिटलों में ये जो NH3 है वो 6 NH3 जुड़ा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन जो है एक लोन पेयर देगा, तो इनमें बंधन बन जाएगी, इनमें अतिव्यापन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तो पॉलिंग ने बताया कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए समान ऊर्जा का रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उपयुक्त संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आपके घर में कमरे खाली होने चाहिए, तभी उस मेहमान का क्षेत्र
तरीके से स्वागत कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, आप उसको रहने के लिए जगह दे सकते हैं। उसी प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक में बताया कि कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक है उसमें कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो उपसहसंयोजी यौगिक बनाएगा। केंद्रीय धातु आयन किसी भी लिगेंड से क्रिया तभी कर सकता है जब उसके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कब कर सकता है, जब उसके पास रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए। समझ में आया? बहुत सिंपल है, कोई भी सिद्धांत होता है कठिन नहीं होता, बस उसको समझने की तरीका कठिन होती है। यदि आप सिंपल वे से आप समझ जाते हैं तो आपको प्यारे बच्चों कभी भूलने वाला नहीं है। कितना अच्छा है। पहला सिद्धांत क्या बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होना चाहिए, रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो समान ऊर्जा का रिक्त ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। इतना क्लियर है। दूसरा क्या बताया कि केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या में परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकृत कक्षक प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका क्रोमियम है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस यौगिक को मैंने लिया था, क्रोमियम जो था NH3 कितने थे प्यारे बच्चों, 6 थे और 3 पॉजिटिव था। और इसमें यह बताया गया कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D3 हो जाता है और 4s में 0 है, 4p में भी 0 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं तो आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स, इसके सिंगल ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स प्यारे बच्चों। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। अब यहां पर जो एमीन है तो देखिए दूसरा क्या कहता है, केंद्रीय धातु आयन, ये जो केंद्रीय धातु आयन है उपयुक्त संख्या में परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनाते हैं। संकृत कक्षक मतलब यहां पर सीधा इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करता है, सीधे क्रिया कर लेता है और ये संकृत कक्षक बन गए। क्या बन गए? संकृत कक्षक बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, तो यहाँ अमोनिया है, सभी के पास अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म 6 अमोनिया है ना प्यारे बच्चों। तो पहला तो बताया कि इस क्रोमियम के पास उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त समान ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। और दूसरा नंबर बता दिया कि जो क्रोमियम है इसके जो रिक्त ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के साथ, परमाणु कक्षक के साथ, लिगेंडों के साथ क्रिया करके, संयोग करके वो क्या करते हैं, समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, संकृत कक्षक प्रदान करते हैं। मतलब पहला तो नियम बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरा बता दिया कि जो आपका रिक्त ऑर्बिटल्स है वो क्या करेगा, परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण की क्रिया करेगा। संकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों संयोग करना। जो आपके लिगेंड हैं उनके इलेक्ट्रॉन युग्म आएंगे और केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल में जमा हो जाएंगे, जिससे संकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पूरा सिद्धांत आप समझ गए, जितना मैंने समझाया उसी के अंतर्गत सब कुछ है। तीसरा है संकृत कक्षक लिगेंड के कक्षकों जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करते हैं से अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे प्यारे बच्चों एक S कक्षक है, ये आपका एक S कक्षक है और दूसरा S कक्षक है आपके पास, ये S कक्षक है। जब ये आपस में जुड़ते हैं अतिव्यापित होकर के इस प्रकार बनाते हैं। ये अतिव्यापन मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना। ये S था, ये S था और S के बीच सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसके बीच कौन सा बंध, सिग्मा बंध। तो ये अतिव्यापन कहलाता है। तो जब प्यारे बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु आपने लिया था क्रोमियम, इसके पास रिक्त ऑर्बिटल्स थे, यहां पर अमोनिया जुड़ गया NH3, तो इसके कक्षक क्रोमियम के कक्षक के साथ संयोग करेंगे और अतिव्यापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। अगला नंबर देखिए, संकरण प्रक्रिया में बाह्य ND कक्षक व आंतरिक N-1D कक्षक दोनों प्रकार के D कक्षक उपयुक्त होते हैं। बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण तथा आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण के संकुल के रूप में जाने जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हमने क्रोमियम एग्जांपल्स जो लिए उसी समझेंगे। क्रोमियम क्या कहता है, ND मतलब भैया ये आपका 3D है, तो ये तो हो गया N-1 मतलब बाह्यतम कोश से एक अंदर वाला, और ये ND मतलब ये 4D। ये कहने का मतलब ये जो आपका क्रोमियम है इसमें प्यारे बच्चों 4D भी होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के तो 4s में जाते हैं। कहा जा रहे होते हैं 4s में, 4s तक इलेक्ट्रॉन जाता है। वो तो 3 पॉजिटिव के कारण 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 पॉजिटिव के कारण 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता। क्रोमियम के अपवाद से 4s2 होना चाहिए, लेकिन अपवाद कारण 4s1 होता। तो यहां पर 4s तक इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब चौथे कक्षा तक आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो 4D तो उसमें उपस्थित है। तो यही चीज कहा गया कि संकरण प्रक्रिया में ND यानी अंतिम कक्षा के D कक्षक, अंतिम कक्षा के D कक्षक
और अंतिम कक्षा के एक पहले कक्षा का डी कक्षक, दोनों प्रकार के डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं। मतलब एनडी यानी आपका जैसे मान लीजिए क्रोमियम था, क्रोमियम का प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कितने कक्षक है, तो क्रोमियम हो गया, इसमें 1 2 फिर 3 फिर ये 4, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 4D तक पहुंचता है और ये 3D तक पहुंचता है। ठीक है, तो एनडी मतलब बाह्यतम कक्षक का डी कक्षक, और ये उसके पहले ये आपका एनवा कक्षक है, और ये जो अंदर वाला ही n-1वां कक्षक है। तो बाह्यतम कक्षा का जो भी डी कक्षक होंगे और उसके एक कक्षा अंदर वाले कक्षक 3D कक्षक, दोनों के दोनों संकरण में भाग लेते हैं, दोनों के दोनों आपके लिगेंडों के साथ संयोग करते हैं। ठीक है, और इन्हें बांटा गया कि बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण तथा आंतरिक कक्षा संकुल निम्न चक्रण के संकुल के रूप में जाने जाते हैं। ये चीज ठीक है। अगला क्या बताया प्यारे बच्चों, 5वां है संकरण के पूर्व कभी कभी n-1 डी कक्षकों में युग्मन हो जाता है, जिससे कुल n-1 डी कक्षक पूर्ण रूप से रिक्त प्राप्त हो सके। यह प्रक्रिया प्रबल लिगेंडों आदि के प्रभाव से होती है। मतलब क्या कहा गया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आपको समझाया था, फिर से समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। मैंने कहा 3D में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम की बात कर रहा हूं, अभी आपने एग्जांपल समझा। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 4p में 0 इलेक्ट्रॉन, 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कभी कभी देखिएगा इसमें कितने प्यारे बच्चों, ये आपके पास 5 है, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि इस डी कक्षक में ही आपस में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, युग्मित। जैसे 3 थे ना, तो एक यहां से निकलकर यहां युग्मित हो गया, ताकि अभी यहां पे डी के कितने कक्षक खाली थे, 2 कक्षक, अब डी के कितने कक्षक हो, 3 कक्षक हो गए। तो कभी कभी पॉलिंग ने क्या बताया कि उपसंयोजी में केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी कक्षक है उसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, ताकि आने वाले लिगेंड के लिए अधिक से अधिक मात्रा में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित हो सके, उसे मिल सके। मतलब डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अपने से ही व्यवस्थित हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, ताकि आने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके और लिगेंड से जुड़ सके। यही चीज कहा गया है कि संकरण के पूर्व यानी जुड़ने के पहले ही, लिगेंड के जुड़ने के पहले ही कभी कभी n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिल जाते हैं, कक्षक में एक की जगह बजाय 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे कुल n-1 डी कक्षक पूर्ण रूप से रिक्त प्राप्त हो सके, यानी अधिक से अधिक रिक्त डी ऑर्बिटल मिल सके, ताकि अधिक से अधिक ज्यादा संख्या में लिगेंड जुड़ सके। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपको पता है VBT सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक चीज और बताया उन्होंने कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, यदि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तब ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको हमने पहले भी पढ़ाया है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय का मतलब है प्यारे बच्चों किसी दूसरे को आकर्षित करना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, एक सिंगल हो, तो अभी आपको एक दोस्त की आवश्यकता है, तो आप सिंपल एक दोस्त को खोजने की कोशिश करोगे। लेकिन ऑलरेडी आपके पास दोस्त हैं, आप भरपूर हो, पूर्ण रूप से तृप्त हो, तो फिर आपको किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो बेचारे क्या करेंगे, कोशिश यही करेंगे कहीं ना कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसलिए वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी दूसरे को खींचने की काम करते हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो फिर किसी को खींचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो फुलफिल है, तो फिर उनको जरूरत ही नहीं है किसी को खींचने के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट कई सारे यौगिक आ जाते हैं, पहचानना रहता है कि आप पहचानिए कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपसे कहता हूं कि बताइए अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। वैसे तो अभी आपने इस यौगिक की बात की, इस यौगिक में आपको बताना है कि अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय। इसको मैंने समझा दिया ऑलरेडी, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा बताना है। तो देखिए जरा, इस 3D 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, बाकी के बाकी इसमें NH3 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 NH3, मतलब इसमें तो पेयर के इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बंद बना के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ। लेकिन प्यारे बच्चों इन 3 की बात करते हैं, 3 में क्या अयुग्मित है, और इलेक्ट्रॉन यदि अयुग्मित हैं तब वो अनुचुंबकीय प्रकृति का दर्शाएगा, अन्यथा वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का दर्शाएगा। एक एग्जाम्पल और यहां पर समझिएगा और आप आसानी से फिर किसी भी यौगिक का मतलब पहचान कर सकते हैं कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। जैसे आपके पास एक यौगिक है प्यारे बच्चों, या Fe है और Cn का होल 6 है,
कितना है होल 6, ठीक है। और ये थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा, ये होल 6 है। और ये प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं 3 पॉजिटिव लगा देता हूँ। यदि यहाँ पर 3 निगेटिव लगा दे, 3 निगेटिव लगाता हूँ। 3 निगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर रखा है। 3 निगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको आयरन का पहले ये निकालना पड़ेगा कि वाकई में आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। देखिएगा पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आयरन का x हो जाएगा और इसके 6 हैं प्यारे बच्चों, और एक CN का -1 इक्वल -3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल 3 आएगा, +3। यानी आपका जो आयरन है वो +3 स्टेट में है। आयरन वो +3 स्टेट में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है। इतना समझे आप। यानी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितना है इसके पास, तो इसके पास है 23। कितना है, 23 इलेक्ट्रॉन है। 23 इलेक्ट्रॉन मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 3D में आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे प्यारे बच्चों 23 है। तो पहले 1s2 2s2 करते जाएंगे आप लोग, तो 3D में आपका बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 23 है ना, तो ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, थोड़ा सा आप बेसिक समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ये प्यारे बच्चों 5 ऑर्बिटल्स हैं, और इसमें 1 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है। थोड़ा समझिएगा, इसके पास p में कितने हैं, तो 5 हैं। तो आप लोग सिंगल कर दें, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन यहाँ पर CN कितने हैं, 6, मतलब 6 लोन पेयर देने वाला है किसको, आयरन को। 6 लोन पेयर, ये जो साइनाइड है ना 6 लोन पेयर देगा, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो फिर प्यारे प्यारे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता, ये आपस में युग्मित होंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्यारे बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और एक ही युग्मित हो जाएगा। अब इसके पास आपके पास यहाँ पर देखिए ये सिंगल है, और ये p में आपके पास 3 है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 6 यहाँ पर ये जोड़ा आपका युग्मित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो क्या है, अयुग्मित है। और जब भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति होगा। तो भैया ये आपका सिद्धांत VBT थ्योरी हो गया। VBT थ्योरी से मतलब हम किसी भी उपसंयोजी यौगिक के चुंबकत्व के अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय गुण को हम बता सकते हैं। और कई सारे यौगिक आपके बुक्स में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप कर लेना। लेकिन आज का था VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यार बेसिक से आप समझो, ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं होता जो आपकी समझ में नहीं आए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।